हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, मैं आज आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ और वो वीडियो होगा आज रिट 2015 का जो मैथ का पूरा पेपर आया था वो आज आपको इस वीडियो में कराऊंगा। कंप्लीट जो भी मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी करवा देंगे आज। बहुत ही अच्छे मेथड से समझाएंगे, इजी एक्सप्लेनेशन और विद ट्रिकी मेथड। तो बोर्ड पे भी आपको कुछ और भी लिखा हुआ दिख रहा होगा रिट के अलावा। सीटेट, केवीएस, एनवीएस, एपीएस ये होती है आर्मी पब्लिक स्कूल, और डीएसएस भी दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड वाली भर्ती होती है, दिल्ली की टीचिंग की भर्ती होती है। तो देखिए इनका इनसे क्या रिलेशन है। देखिए आपको बता दूं, इन सभी के अंदर भी मैथ का जो पोर्शन आता है वो भी एनसीईआरटी बेस ही आता है। जैसे कि जो क्वेश्चन आज हम आपको करवाएंगे उनसे मिलते जुलते, मतलब उन टॉपिक के क्वेश्चन इन सभी एग्जाम में आते हैं। तो सभी एग्जाम इन सब रेट के साथ साथ इन सब एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को वॉच कीजिए, सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत खास होगा सभी के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर सबसे पहले हमारे वीडियो को देखिए, विजिट कीजिए पूरे वीडियो। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने अदर फ्रेंड्स जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, टीचिंग भर्ती या फिर और किसी भी भर्ती, स्पेशली मैथ के वीडियो इस चैनल पर बनाए जाते हैं। और साथ में साइंस के भी वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए हुए मिल जाएंगे इस वीडियो के। आप प्ले लिस्ट में जाइए वहां पर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा पूरे वीडियो के अंदर, क्योंकि मैथ में अगर आप पूरा एक क्वेश्चन का वीडियो देखते हो तो पूरे क्वेश्चन को पूरा देखना चाहिए, वरना लास्ट में स्किप करके देखोगे तो क्वेश्चन के बीच के स्टेप छूट जाएगा और आपका कंसेप्ट अधूरा रह जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और सबसे पहले सबसे बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे जो कि एक अलग ही तरीके का क्वेश्चन है। देखिएगा बोर्ड पे क्वेश्चन है √3 की पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3√3। और इस पूरे क्वेश्चन में हमें करना क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। जी हाँ, जो यहाँ पे n दे रखा 3 के ऊपर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए कैसे करेंगे। बेसिकली ऐसे क्वेश्चनों में आपने बहुत से ट्रिक की वीडियो देखे होंगे या फिर अलग अलग मेथड देखे होंगे, फॉर्मूले के हिसाब से करना सीखा होगा। लेकिन मैं आज आपको बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के करना सिखाऊंगा। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ऐसे क्वेश्चनों के लिए, हमेशा के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप किसी प्रकार के क्वेश्चन आप कर दोगे बिना किसी फॉर्मूले को याद किए हुए। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। देखिए कैसे करूंगा। 3 की पावर √3 की पावर 5 लिखी हुई है, ठीक है। इसको 5 बार लिख देते हैं बेसिकली आराम से। √3 इंटू √3 इंटू √3 5 बार लिख देंगे, 5 लिखा हुआ पावर के अंदर तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 स्क्वायर है, सभी संख्या 3 की पावर के रूप में है, ये ओनली यही 9 के पावर के रूप में। तो इसको भी 3 के में कर दे तो 3 की पावर 2 करे तो 9 हो जाएगा। और ऊपर पावर ये 2 लगी हुई थी तो ये इसको यहां लगा देता हूं और बाकी इक्वल के सामने वाली चीज सेम टू सेम में लिख देंगे। ठीक है, हो गया इतना। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सीधा सीधा सिंपल सा है। अब देखिए आगे क्या किया हुआ है, इसमें ध्यान दीजिए आप। बीच में इक्वल का सिंबल लगा, मतलब इधर की चीजें और इधर की चीजें क्या है, बराबर है। इधर 3√3 है और 3 की पावर n है, तो 3√3 हमें यहाँ छोड़ना होगा। पावर के लिए हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए आप इधर से चलो, √3 को 3 से करने पे क्या आएगा, 3, ठीक है। √3 को 3 से करने पे क्या आएगा, 3। और इधर क्या बच गया, √3, ये बच गया √3 और 3, ठीक है। और इधर क्या बच गया फिर, ये 3 की पावर 2 और 2 ये क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और ये वाला इधर सामने वाला ये तो चलता रहता है, इसमें अपने को कोई फेरबदल नहीं करना है, तो सेम टू सेम चल रहा है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। ये √3 और 3 है तो मैं इसको लिख देता हूँ 3√3। एक ही बात है, 3 इधर कर दिया मैंने। अब देखिए इधर 3 है और इधर 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पे पावर 1 हो गई। मान लो कुछ भी ना हो तो पावर हमेशा 1 होती है। तो 3 की पावर 1 और 4 कितना हो गया, 3 की पावर 5 हो गई, ठीक है। 3 की पावर 5 हो गई। और इधर ये सेम टू सेम अपना शुरू से चल रहा है, तो इसको तो अपने ने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए इधर 3√3 आ गया, इधर 3√3 आ गया। अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बातों बातों में, अपने बस आंसर आ चुका है। देखिए क्या आंसर है, ये इधर 3√3 है, ये 3√3 है, इधर ये 3 है, इधर ये 3 है, इधर 5 है और इधर n है। तो बस जो n है उसकी जगह इधर क्या है, 5 है, तो n की वैल्यू 5 है। बस हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया अपन ने, कोई ट्रिक सीखी है। बस बेसिकली एक इजी मेथड से किया है और अपना आंसर निकल के आ चुका है। ऐसे कैसे भी रूट के घुमाए हुए क्वेश्चन आए इस टाइप के और n की वैल्यू पूछे तो आप ऐसे कर लेना, आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2x + 4y
-8xy -1। ठीक है, इस पूरे की हमें सोल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी थी। देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इधर आपको इसमें अक्स दिख रहा है, ठीक है, इधर इसमें भी अक्स है, तो दो दो के पेयर बनाते हैं इस इक्वेशन में। तो इस 2x को मैं यहाँ लिख दिया सेम टू सेम, और इस -8xy को इसके साथ में लिख देता हूँ, फिर +4y और -1। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया। इसको पहले लेकर आया हूँ, वो भी किस लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि इसके साथ में अक्स मौजूद था, इसलिए कि पेयर जोड़े अच्छे से बन जाए। जोड़े उन्हीं के अच्छे से बनते हैं जिनमें साथ में कोई सिमिलरिटी हो, तो इसमें अक्स की सिमिलरिटी थी। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। इधर इसमें से कॉमन उठा लेंगे, बस आप 2 उठाएंगे क्योंकि 2 की टेबल में ये भी आता है और 8 भी आता है। फिर अक्स उठाएंगे क्योंकि अक्स भी दोनों में उपलब्ध है। फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल, अक्स से अक्स कैंसिल, 1 बच गया। 2 चौके 8, अक्स से अक्स कैंसिल, y बच गया, +4y -1। ठीक है, 2x 1 -4y। एक बार मैंने मेरे वीडियो में आपको बताया था, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या हमेशा सेम आती है, यहाँ पर सेम नहीं है। 1 इसमें 4y प्लस का और इसमें माइनस का, इसमें 1 प्लस का और इसमें 1 माइनस का। तो सेम करने के लिए क्या करोगे, 1 से -1 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -4y, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2x 1 -4y -1। अब देखिए इस +1 को मैं पहले लिख देता हूँ, इस -4y को इसके बाद में लिख देता हूँ। इससे ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, संख्या आगे पीछे कर रहे हैं। अब देखिए इधर ये दोनों सेम आ गई और इधर एक ये, पहले तो सेम वाली को उठा लो, 1 -4y और फिर 2x -1 एक ही उठा लो। जी हाँ, अपना आंसर आ चुका है। आंसर में ये पहले लिखा हुआ सकता है या ये बाद में, एक ही बात है। ये अपना आंसर निकल के आ चुका है। ये ऑप्शन के अंदर इसमें था, बी वाला ऑप्शन राइट था। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे किया था। पहले जोड़े बना लो और कॉमन ले लो, इतना सा कम है बस, इसके उसमें ज्यादा लफड़ा ही नहीं है। चलिए आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी आया है, फैक्टर का क्वेश्चन है। देखिएगा 3x + 7y = 75। एक तो ये समीकरण है, और एक है 5x - 5y = 25। ये क्वेश्चन है। पूछा क्या है क्वेश्चन में, x + y की वैल्यू हमें निकालनी है, ये पूछिए। इसके अंदर पहले तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा, फिर y का, फिर दोनों को जोड़ के अपना आंसर आएगा। करेंगे कैसे, मेन बात ये है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक चीज को बराबर करनी पड़ती है, या तो इस वाले समीकरण में चेंज करके एक चीज ये बराबर कर लो, या y में चेंज करके y की बराबर कर लो। एक चीज कैंसिल करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए समीकरण को मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। इसमें देखिए तीनों के अंदर 5 से भाग दे देते हैं, 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 से इसमें भाग दिया तो x बचा, 5 में इससे भाग दिया तो y बच गया। 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बच गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या किया। चलिए ये समीकरण आ गया अपना। अब इसको भूल जाओ और इसको काम में लेंगे, एक ये आ गया। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको 2 मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3x है, समीकरण 1 पुट करता हूं एक बार। अब यहाँ पर इस समीकरण से हमें यहाँ पे 3x लाना है, तो इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से कर देता हूं, तभी तो 3x आएगा। तो 3x, y को भी पूरे को करना पड़ेगा। 3 से 1 को कर दिया तो -y को 3 से किया तो -3y, फिर 5 को 3 से किया तो 15। अब देखिए कैंसिल कैसे होगी, ये प्लस प्लस तो जुड़ते हैं, यहाँ पर एक माइनस करना पड़ेगा तब कैंसिल हो गई। अब एक के साथ सिंबल चेंज कर दोगे तो पूरे करने पड़ेंगे। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस प्लस था, ये माइनस हो गया। 7y और 3y कितने हो गए, 10y। 75 में से 15 गए, कितने बचे, 75 में से 15 गए, बचे 60। तो y = 60/10। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। अब भाई y की तो आ गई, अब 6 x की ओर निकालनी है। तो इस समीकरण में या इसमें इसमें y की वैल्यू रख दो और x की वैल्यू निकाल लो। इसमें रख देता हूं मैं, x - y की कितनी है, 6 है, और = 5। तो x = 5, इधर पहले से ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x = 5 और 6 कितने हो गए, 11। जी हाँ, y की भी आ गई, x की भी आ गई। अब करना क्या है, x + y की वैल्यू निकालनी है। तो x + y की निकाल लेंगे। x की कितनी है, अब तो कोई बच्चा भी कर देगा, 11 + 6 कितने हो गए, 17। ये अपना आंसर है, जो कि ऑप्शन था ए वाला राइट। ठीक है,
बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ सभी क्वेश्चन, ताकि आसानी से आपको ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी दिक्कत नहीं है, अगर संख्या चेंज होके आ जाए तो भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो अभी करवाया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी आते हैं। संख्याओं को कैसे भी दे देता है, कई बार रूट की भी आ जाती है थोड़ा लेवल बढ़ाने के लिए, जैसे यूपीएससी वगैरह के अंदर। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रूट का क्वेश्चन अब काफी सिंपल क्वेश्चन आया था। रूट 625 484 इसकी वैल्यू पूछी थी, काफी इजी क्वेश्चन आया था। देखिए 600, अगर आपको रूट आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ओनली 5 सेकंड में कर दोगे, और नहीं आते हैं तो एक बार रूट याद कर लेना। 1 से 30 तक तो रूट याद होनी चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब तैयारी करता है स्टूडेंट, तब स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं। अब देखिए 625 का रूट कैसे पता चलता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रूट आ जाता है। से 25 को 25 से करोगे तो 625 आता है, और इधर देखिए 22 को 22 से करोगे तो 484 आता है। तो ये सेम आ गया, तो एक जोड़े में से एक संख्या उठा लो और इधर एक संख्या उठा लो। तो 25 और 22 कितने हो गए, 5 और 2 7, तो 47 अपना आंसर आ चुका है। काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 47 आ गया, जो कि ऑप्शन इसमें था ए का ऑप्शन था। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। फिर भी मैंने ये आपको इसीलिए समझाया फैक्टर करके, ताकि आपके रूट का कंसेप्ट भी साथ में क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन देखना, ये घुमाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 0.000729 ये स्क्वायर रूट लगा इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसने स्क्वायर रूट के ऊपर एक क्यूब रूट और लगा दिया, ठीक है। स्क्वायर रूट में 2 के जोड़े बनते हैं, कितने के बनते हैं स्क्वायर में, 2 के, और क्यूब में 3 के। पता होगा आपको, नहीं पता है तो सुन लो ध्यान से। फिर आगे क्या है, प्लस लगाया हुआ है, और 0.008 ये है, और इधर भी 3 लगा हुआ, मतलब क्यूब रूट, ठीक है। अब देखिए करेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, काफी इजी तो है नहीं कि 8 लिखा तो 2 बता दिया। पॉइंटों में अपना गेम आ गया है, तो पॉइंटों के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। 729 किसका होता है, सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि किस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करें कि 729 आ जाए। तो 27 को 27 से करोगे तो 729 आता है। तो मैं इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट 27 लिख देता हूँ। स्क्वायर रूट तो ऊपर वाला, ये ब्रैकेट तो अंदर वाला सोल्व हो गया, ऊपर वाला ब्रैकेट अपना चल ही रहा है, ठीक है, 3 वाला। अब बात यहाँ भी अटक गई, इसका तो 27 अपने लिख दिया, ठीक है। अब इन जीरो का क्या करें भाई, जीरो का भी तो इलाज करना ही पड़ता है कुछ। जीरो को ऐसे तो है नहीं, इसका निकाल दिया और जीरो को छोड़ दो, जीरो तो कोई काम के है नहीं, जीरो भी बहुत काम के होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अपन ने स्क्वायर रूट निकाला, स्क्वायर का मैंने कितने बताया, 2 में जोड़े बनते हैं। तो 2 का एक जोड़ा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। कितने जोड़े हो गए, 3 जोड़े हो गए। तो अपने को राइट साइड से 3 संख्या छोड़नी है, 3 जोड़े होंगे तब। तो 1 2, तीसरी संख्या नहीं है तो वो 0 लिख दो और पॉइंट लगा दो। जी हाँ, हो गया काम। फिर इधर ये क्यूब रूट वाला सिस्टम चल रहा है, ये हो चुका है। इधर आ जाओ, 8 है, 0.008। अब देखिए 8 ऐसी कौन सी संख्या जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे बोलोगे तो 8 आता है। 2 है, ठीक है, 2 हो गया। अब इन जीरो का क्या करें, देखिए अपन ने इधर 2 के जोड़े बनाए थे, 2 2 के, इधर क्यूब रूट आ गया तो 3 के बनाएंगे। तो 1 2 3, 3 का एक ही जोड़ा बन रहा है, तो राइट साइड से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। जी हाँ, हो गया अपना सिस्टम क्वेश्चन। अब इतना तो ठीक है। अब आगे देखिए, ये इधर क्या बच गया, 27। 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। 3 का होता है, 3 के 9 होती है 27। और पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 3 से 3 का जोड़ा बनेगा, क्यूब रूट आ गया तब 1 2 3, तो राइट साइड से एक जोड़ा बना 3 का, तो एक संख्या छोड़ेंगे, प्लस 0.2 ये वाला लिख दिया। अब 0.3 और 0.2 कितने होते हैं, 0.5। बस अपना आंसर निकल के आ चुका है। हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बस आप ये ध्यान रख लेना, जब भी कभी क्यूब रूट आए और पॉइंटों का सिस्टम आ जाए तो राइट साइड से संख्याओं को गिन लो, जोड़े बना लो। अगर 3 3 का जोड़ा बनाते हैं क्यूब रूट में और स्क्वायर में 2 2 के, जितने जोड़े हो उतनी राइट साइड से संख्या छोड़ दो। बस कंसेप्ट यही याद रख लो, जितने जोड़े हो उतना राइट साइड से संख्या छोड़ दो। चाहे तो इस बात को आप लिख भी लेना अपनी नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, साधारण ब्याज की किस दर से, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं एक बार। साधारण ब्याज की किस दर से
कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? दुगुना हो जाएगा। तो इसके अंदर हमें दर पता है, कितनी है? दर नहीं पता हमें, दर तो अक्स मान ली, दर ही तो अपने को निकालनी है। अपने को टाइम पता है, समय वो कितना है? 8 वर्ष। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं पता अपने को, और साधारण ब्याज भी नहीं पता, न कि मूलधन पता है, न कि मिश्र धन पता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन, मान लो हम किसी से कोई पैसे उधार लेते हैं, मान लो मैंने किसी से कोई कितने भी रुपए उधार लिए, और 8 वर्ष के बाद में अगर मुझे उसको दुगुना लौटाना है तो मैं उसको कितने % की दर से ब्याज दूंगा। ये बस क्वेश्चन का इतना ही मोटिव है, ये पूछ रहा है। तो अपने को धन तो पता नहीं, पहले एक बात देखो, धन मान लो, मूलधन पता नहीं है तो अब 100 रुपये मान लेता हूं मैं। ठीक है, और दुगुना लौटाना है तो दुगुना जो उसको बोलते हैं मिश्र धन, जो ब्याज और पैसे साथ में जोड़ के हम देते हैं किसी को, ब्याज भी और पैसे मिला के उसको बोलते हैं मिश्र धन, वो उसका दुगुना 200 रुपये हो गया। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो मिश्र धन का फॉर्मूला लगा के अपना निकल जाएगा सिस्टम, देखना पूरा एक क्वेश्चन। मिश्र धन का फॉर्मूला होगा मूलधन प्लस सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए मूलधन तो हमें यहाँ पे अपन ने 100 माना है, ये चीजें अपन ने मान्य है। ठीक है, मैथ में अपन मान लेते हैं, कोई चीज नहीं पता हो तो। सरल ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या होता है? PRT/100, मतलब मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, ये होता है। तो मिश्र धन अपना कितना था? 200। ठीक है, तो 100 ये हो गया। तो P कितना है? मूलधन 100, रेट कितनी है पता नहीं, अक्स मानी थी, टाइम कितना है? 8 वर्ष, और बट्टा में 100 चल रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए एक एक स्टेप। 100 प्लस 100 को 8 से किया 800, अक्स साथ में लगा था तो लगा दिया। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब इधर इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूं, 100 का और 1 का। तो 1 को 100 से किया तो 100 आया, फिर इस 100 को ऊपर वाले 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 के आगे 2 0 लग जाएंगे, प्लस। ठीक है, अब देखिएगा ये 100 एक बार थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इधर। ठीक है, अब देखिए 100 को 100 से किया 1, और 1 को 800 से किया तो 800 एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इधर कितना चल रहा था अपना? 200। अब यहां पर आके देखिए क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। ऐसी स्थिति में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाली संख्या नीचे से और ये इससे मल्टीप्लाई। तो 10,000 एक्स प्लस 800 एक्स को 1 से करोगे तो सेम टू सेम ही आ जाएगा। तो वो मैं यहां लिख देता हूं, इधर साइड में करता हूं, एक बार नीचे आएगा नहीं। इसको 1 से करोगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। 10,000 प्लस 800 एक्स इज इक्वल टू में क्या है? 200 को 100 से करोगे तो 200 के आगे 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 800 एक्स इधर रह गया, 20,000 उधर था ही, 10,000 उधर जाके माइनस में हो गया। अब देखिए एक्स इधर रह गया, 20,000 में से 10,000 गए, कितने बचे? 10,000, और 800 बट्टा में आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 800 100 में जब 8 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 12.5% अक्स की रेट। और अक्स अपन ने क्या माना था? दर मानी थी, तो अपनी रेट निकल के आ चुकी है 12.5%। ये है अगर किसी धन को, मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर मैं किसी से कोई धन उधार लेता हूं तो मान लो, अब क्या आप समझ में आ गया आपको? 12.5% के हिसाब से मैं अगले को ब्याज दे रहा हूं, तो मैं उसको 8 वर्ष के बाद उसने मेरे को जितना धन दिया था मैं उसको उसके से दुगुना लौटा दूंगा। अपन ने एक्स माना था, मान लो मैं उससे 10,000 लेता तो मैं उसको 8 वर्ष के बाद 12.5% ब्याज की दर से लौटाता, तो कितना हो जाता? 20,000 में उसको लौटा देता। ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। तो अपने को दर कितनी हो गई है? 12.5%। माइंड में भी याद रख सकते हो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप इसे, बाकी सॉल्यूशन पूरा में इसको ब्याज का क्वेश्चन करने के बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको। राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। मतलब राजीव कोई है, उसका 5 वर्ष पूर्व की आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना है? 15 है। तो राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप ऑप्शन पे जाके डायरेक्ट कर सकते हो। वैसे करोगे तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, इक्वेशन समीकरण बनेगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए आपको देखो बेसिक सिखाता हूँ कैसे करते हैं। इन ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन है, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 8 वर्ष। मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया 6 वर्ष। ठीक है, मान लो वर्तमान आयु 6 वर्ष है। तो देखिए
उसकी मान लो आज आयु 6 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी? 5 वर्ष पूर्व आयु बताओ कितनी हो गया? आज 6 है तो 5 वर्ष पूर्व वो 1 साल का था, ठीक है, 1 ईयर का था। अब देखिए 9 वर्ष बाद कितने साल का होगा बताओ? 9 वर्ष बाद, आज 6 का है तो 9 वर्ष बाद 6 और 9 15 साल का हो गया। तो देखिए ये तो उसकी 5 वर्ष पूर्व आयु थी और ये उसकी 9 वर्ष पूर्व आयु, तो 1 और 15 का गुणा कितना हो गया? 15। क्वेश्चन में भी ये दे रखा था 5 वर्ष पूर्व आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणा 15 होना चाहिए, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट बैठ गया है। ऐसा आप अगर दूसरे ऑप्शन में करते हैं तो उसमें नहीं बैठते, तो दूसरे ऑप्शन में बैठ जाता, मतलब 2 सेकंड लगती है ऑप्शन चेंज करने में। कुछ समीकरण बना के करवाता हूँ तो उसमें आपको काफी टाइम लगेगा, इसलिए इस मेथड से जरूर करना, ठीक है, ट्राई। देखे तो 1 और 15 का आ गया। अब देखिए अपनों को पता लग गया 9 वर्ष बाद में 15 था और ये हो गया, तो राजीव की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ चुकी है? अपनी 6 वर्ष, जो कि ऑप्शन में कौन सा है? पहला ऑप्शन अपना राइट है, ए वाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा, इसी कंसेप्ट से समझा रहा हूं मैं आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2% का दशमलव भिन्न में मान लिखो। दशमलव भिन्न में मान लिखो, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन भी लिख देता हूं साथ साथ में। 0.3 बार 0 फिर 5 है, फिर 0.005 है, फिर 0.05 है और फिर 0.5, ये 4 ऑप्शन आए थे भाई। तो देखिए पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? 1/2 देखते हैं क्या करते हैं। 1/2 तो क्या होता है? 0.5 और ऑप्शन अपना लास्ट वाला टिक करके आ गए, और जो कि क्या हो जाता है देखते एग्जामिनर रोंग कर देता है, यही होता है। तो देखिए हमें करना क्या है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 1/2 में पूछा है, तो पहली बात 1 है, 1 का 1/2 करते हैं, तो 1/2 कितना होता है? 0.5। यहां तक आ गई। अब आगे उसने क्या लिखा है? दशमलव भिन्न में, और प्रतिशत भी लगा दिया साथ में, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत में भी लगा दिया, तो हमें फ्रैक्शन में तो लिखना नहीं है, दशमलव में लिखना है, तो 0.5%। अब देखिए किसी भी संख्या के साथ में परसेंट लगा हो, अगर आपको परसेंट हटाना है तो उसके नीचे 100 लगा दो, क्योंकि परसेंट का मैक्सिमम हमेशा 100 होता है, याद रख लेना ये बात। तो 0.5 के नीचे 100 लगा दो, ठीक है। और जब ये नीचे का 0 आपको हटाना हो तो ऊपर वाली संख्या से पहले उतने ही 0 लगा दो। जैसे 5 है और मैंने नीचे से 2 0 हटाए, तो 5 से पहले 2 0 आ गए और पॉइंट अपना पहले से ही लगा हुआ है, और इधर से 1 0 आप लगा सकते हो। तो ये ऑप्शन ढूंढिए, इनमें से अपना कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है, राइट, ठीक है। तो इससे अपना आंसर हो जाएगा 0.005 न कि 0.5, ठीक है। ये अपना ऑप्शन राइट है। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चनों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन आया था एग्जाम, बाकी 2-4 क्वेश्चन मॉडरेट रूप में आए थे जो कि हर एग्जाम में आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन था A+B रेशियो B+C रेशियो C+A, ये क्वेश्चन था। और इक्वल टू में इनका मान लिखा हुआ था 6:7:8, और नीचे एक लाइन और लिखी हुई थी A+B+C की वैल्यू 14 दे रखी थी, और हमें पूछा क्या था? C का मान पूछा था, ये हमें निकालना था। ये क्वेश्चन था भाई, देख लो अच्छे से। देखिए क्या करेंगे इसके अंदर। अपने को ये चीजें अनुपात में दे रखी है, A+B की 6 में दे रखी है, B+C की 7 में और C+A की 8 में। तो अपन इनको इसके इक्वल टू में एक बार रख देते हैं। A+B में 6 है, इनके आगे एक K मान लेंगे, K स्थिरांक के रूप में मान रहे हैं, एक ऐसे ही अंक के रूप में। B+C ये सभी के साथ में मानेंगे, 7 के वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा इसलिए मान रहे हैं। फिर C+A का 8K मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, 3 समीकरण आ गई, 1 2 3 आ गई। इन तीनों को अपन जोड़ देंगे। 1 2 3 समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए जोड़ेंगे तो A और A 2 बार आया है तो 2A, फिर B भी 2 बार आया है तो 2B, और C भी 2 बार आया है तो 2C। फिर देखिए 6 और 7 कितने हो गए? 13, और 13 और 8 कितने हो गए? 21। 21 के आ गया अपना इधर, ये वाला इधर जोड़ दिया, ये वाला इधर जोड़ दिया। अब इधर देखिए 2 कॉमन उठा लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? A, इधर क्या बच गया? B, और इधर बच गया C, और इधर 21 के सामने है ही, ठीक है। अब देखिए इधर 2 लिख दिया, सिंबल
कोई नहीं है तो मल्टीप्लाई आ गया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 14, तो मैं यहाँ पर 14 लिख देता हूँ, ठीक है। और 21 के इधर है ही। अब देखिए ये कितना हो गया 28 और ये कितना है 21 के। अब अगर k की वैल्यू निकालनी हो तो 28 बट्टा 21 आ जाएगा, तो 7 चौक 28 और 7 है 21, तो 4 बट्टा 3 किसकी वैल्यू निकल के आ चुकी है, k की। क्या वैल्यू आ चुकी है 4 बट्टा 3। अब हमें k की वैल्यू पता लग गई। अब देखिएगा ध्यान से, अपन को c की वैल्यू निकालनी है, तो अगर अपन a प्लस बी की निकाल ले तो उसके बाद c की अपने पास बच जाएगी। देखिए कैसे, a प्लस बी इज इक्वल टू 6k है, ये वाली समीकरण फर्स्ट से कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। देखिएगा a प्लस बी की हमें पता नहीं है कुछ भी, 6 की जगह 6 लिख दिया और k की जगह 4 बट्टा 3, 3 से 6 कट गया, 3 दूनी 6, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 चौको 8 आ गया, ठीक है। अब चलेंगे इस समीकरण में, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी की वैल्यू हमें पता चल गई 8, c की हमें पता नहीं है और ये इज इक्वल टू में 14, c इधर रह गया, 14 ये है और 8 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 14 में से 8 गए, क्या बचे 6 बचे, तो अपनी c की वैल्यू क्या आ चुकी है निकल के 6, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया आपको बस k में मानना है, जोड़ना है, कॉमन लेना है, k की वैल्यू निकालो, पुट करो समीकरण में और अपना आंसर निकालो, बस इतना सा खेल होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, देखिए क्या क्वेश्चन था, नीना और मीना, दो कोई लड़कियां या फिर कोई नाम दे रखे हैं नीना और मीना। इन्होंने एक व्यापार किया था, तो व्यापार में इन्होंने कितने रुपए लगाए थे वो दे रखे थे। पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। इस नीना ने 30,000 लगाए और मीना ने लगाए 45,000, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष बाद इनको दोनों को उस व्यापार में लाभ हुआ था, कितने रुपए का, 1,50,000 रुपए का। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है मीना का कितना हिस्सा आएगा उस लाभ में से, ठीक है। तो बहुत ही क्वेश्चन देखे कैसे करेंगे, दोनों के नीना अनुपात मीना, ठीक है। नीना का कितना था 30,000, मीना का कितना था 45,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, इसको इससे काट दो, 15 दूनी 30 और 15 45, 2 अनुपात 3 आ गया। ये 2 तो हिस्सा आ गया नीना का और 3 वाला किसका आ गया, मीना का। तो अगर नीना का निकालना है तो 2 में चलेंगे और मीना का निकालना है तो 3 में चलेंगे। हमें मीना का निकालना है तो 3 में चलेंगे। बट्टा में इन दोनों को जोड़ के रख देंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और मल्टीप्लाई में कुल अपने को कितना लाभ हुआ था वो रख देंगे। कुल कितना हुआ है भाई, देखो 1,50,000, 5 को इससे काट देंगे, 5 दिए 15 और आगे 4 0 पहले से ये कि उसके लगा देंगे, तो 3 3 9 और 9 के आगे 4 0 लगा दो, तो 90,000 रुपये लाभ हुआ था किसको, मीना को। अगर नीना का निकालना था तो यहाँ पे 2 रख देते तो अपना आंसर आ चुका है 90,000। ये ऑप्शनों में आंसर नहीं था इसलिए डी वाला नन ऑफ दीज दे रखा था, वो इसका आंसर है। बाकी अगर ऑप्शन में 90,000 होता तो इसका 90,000 आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र दिया हुआ है, इसमें एक AOB, एक सरल रेखा है, मतलब एक सीधी रेखा है। तो अपन वो सीधी रेखा बना ही लेते हैं साथ साथ में। A यहाँ पे मान लो BO और ये B, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, A और B, स्मॉल a और B, A अनुपात 2 में, और एक लाइन और दे रखी है जिसपे किरण OC आपतित है। OC मतलब 2, इसके अंदर ये बता रहा है इसके अंदर 2 एंगल बन रहे हैं इस पॉइंट से, ठीक है। एक एंगल A और B 2 अनुपात 1 में है, तो A वाला एंगल 2 में है और A B में है, तो ये B, ये A और ये B। ये क्वेश्चन का सारांश है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OC किरण ये इसके ऊपर आपतित जो इसने बताई थी, ठीक है। ये एक सरल रेखा AOB हो गई और 2 अनुपात 1 में A और B को रख दिया। अपने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन लिखा अभी तो। करना क्या है, इसमें अपने को ये पूछा A का मान क्या होगा, इस वाले A का। आपको बता दूं, किसी भी सरल रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा, पूरा कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। क्या बताया मैंने, किसी भी सरल रेखा पर बनने वाला पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का।
अब देखिए हमें निकालना है ए का, तो एक वाला कोण लिखो और फिर दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, और इनटू में जितना टोटल कोण है वो लिख दो। 3 से इसको काट दो, 3 6 18, तो कितना बच गया 2 गुणा 60, तो 2 को 6 से किया 12 और आगे 0 लगा दो, ए की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अगर हमें बी की निकालनी होती तो यहाँ 1 लिख देते, 1 को 60 से करते तो 60 डिग्री आ जाता, और 120 और 60 कितना हो जाता टोटल 180। इस तरीके से हमें क्वेश्चन में ए का पूछा था, ए का हमने निकाल लिया, 2 रख के आंसर अपना 120 डिग्री आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एंगल का ही क्वेश्चन है, कोणों का ही, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। तो जब 2 रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं सेम तो समझने में आसानी रहती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो चलता रहता है, बाकी थोड़ी बहुत से चीजें चेंज हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट देखिएगा, किसी ट्राइंगल ABC में 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C, ये दे रखा है। ठीक है, ये सिंबल होता है एंगल का और ये सिंबल होता है कोण का। ठीक है, तो देखिए पूछा क्या है, हमें पूछा है कोण A का मान, कोण A का मान पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों में। देखो क्या दे रखा है, सबसे पहली बात तीनों चीजों के बीच में इक्वल लगा दिया तो तीनों चीजें क्या है बराबर है, जबकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। तो A B C इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो उनके बाद हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यू, और ये वैल्यू निकालने के बाद इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आएगा, क्योंकि बीच में इक्वल दे रखे। देखिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में करना होता है, तो जब यहाँ पे 3 दे रखा था तो इसको फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा, और ये 1/6 हो जाएगा। तो ए के लिए ये काम आ रहा है, बी के लिए ये, और एंगल सी के लिए ये काम आ रहा है। अब देखिए आगे, ये तो अपने पास आ गई, तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में है। हमें क्या निकालना है, एक निश्चित नंबर निकालना है, जिससे यहाँ पर इनको इक्वल में मतलब हम शो कर सके। तो 3 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है 24 होता है, 12 भी होता है। तो अपन छोटा एलसीएम ले लेते हैं, सबसे बढ़िया वही रहता है। तो 12 एलसीएम आता है इन तीनों का, तो 12 से इन तीनों को क्या कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दिया, तो 12/3 आ गया, 12 को 1 से किया 12/4 आ गया, फिर इधर भी 12/6 आ गया। तो 3 चौक 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12, ये मान अपने पास निकल के आ चुके हैं। अब देखिएगा हमें कैसे पता चलेगा कि ये मान इनके लिए सही है या नहीं। देखिएगा 4 तिये 12, 3 चौक 12, 2 छिके 12, मतलब तीनों का मान ही हमारा बराबर आ रहा है। ये तो हमारा यहाँ पर मान आ गया, ए का, बी का, सी का। हमें मान डिग्री में निकालना है। तो आपको बताओ, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ट्रायंगल के तीनों एंगल का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री पे चलेगा क्वेश्चन टोटल पे। तो 4 का ए का निकालना, ए का 4 है तो 4 लिख दो, बट्टा में तीनों का टोटल कर दो, 4 3 7 और 2 9, और इंटू 180 कर दो, तो 9 दूनी 18, तो 4 इंटू 20 कितना हो गया, 20 को 4 से किया 80 डिग्री निकल के अपना आंसर आ चुका है ए का। ठीक है, एंगल ए का। एंगल बी का भी निकाल लेते हैं ऐसे ही, बी का निकालते तब यहाँ पे 3 आ जाता, तो 3 को किससे करते ऐसे मल्टीप्लाई, 20 से तो 60 डिग्री आ जाता। ऐसे अपन सभी का निकाल लेते। समझ में आ गया कैसे किया है, बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाया है क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेखागणित का एक क्वेश्चन है, उसमें भी एंगल का हमारा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक सर्किल दे रखा है, तो सर्किल बना दो। सबसे पहले जो चीज दे रखी हो मैथ के क्वेश्चन में वो सेम टू सेम लिखते चलो बस आप लोग, तो कुछ नहीं करो जी। ये यहाँ पे इसका केंद्र दे रखा है ओ, ठीक है, तो मैंने ओ लिख दिया। आगे इसने लिखा हुआ है इसमें कोण ए सी बी 40 डिग्री है, कोण ए सी बी। तो देखिए कोण ए सी बी इसमें ऐसे बना रखा है। यहाँ पर देखिए ये एक चाप है, लघु चाप, और जो बाहर की जो चाप हो गई वो दीर्घ चाप, बड़ी चाप। ठीक है, तो इस चाप पर एक ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इस एंगल का नाम इसने दे रखा था ए सी बी। ठीक है, ये एक कोण है ए सी बी, और इसने पूछा क्या है ए ओ बी का मान पूछा है, और ए सी बी का मान इसने अपने को दिया हुआ था
40 डिग्री। ये चीज बस क्वेश्चन में लिखी हुई, अपने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन है ये अभी तो ना। और देखिए करेंगे क्या इसके अंदर, आपको ये चीज सामने दिख रही है, तो आपको एक थ्योरम बताता हूँ, वो ध्यान से सुन लो वो लाइन, ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। किसी भी वर्त के अंदर एक ही चाप पर जब दो कोण बनते हैं, किस पे, एक ही चाप पर बनने चाहिए, इस चाप पर ये बन रहा है और इसी चाप पर ये बन रहा है, तो जो परिधि पर जो कोण बनता है वो सेंटर पर बनने वाले कोण का आधा होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह दो, सेंटर पर जो कोण बनता है वो परिधि पर बनने वाले कोण का डबल होता है। देखो क्या लाइन बताई मैंने, एक ही वर्त में एक ही चाप पर बनने वाले दो कोणों में केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण से दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। तो आप इसका आंसर खुद ही बता दोगे। वर्त केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि पर कोण से डबल हो रहा है, तो ये 40 है, तो ये डबल इसका कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो ए ओ बी का मान कितना आ गया, 80 डिग्री। अपना क्वेश्चन हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कई क्वेश्चन मान लो यहाँ पर आपको 90 दे रखा है, ये वाला पूछ लिया तो 90 का आधा कर देना 45, बिना देखे बिना कुछ याद किए, बस सीधा सा ऐसा इसकी ट्रिक होती है। इसीलिए मैंने आपको ये लाइन याद कराई। लाइन अपनी नोटबुक में, जहां अगर मैथ के आप कुछ इंपॉर्टेंट अपने फॉर्मूले वगैरह लिखते हो, वहां पर ये लाइन लिख लेना, बहुत काम आएगी। ये लाइन आपके आगे जाकर किसी भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन ऐसा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि में पूर्व परिधि से क्या चेंज होगा, या नई परिधि पूर्व परिधि से कितने गुना होगी। ऑप्शन दे रखे थे 3, 9, 1/3 और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 3, 9, 1/3। क्वेश्चन में क्या था, मतलब एक वर्त था, 2 वर्त बना लिए, ठीक है। ये पहले वाला वर्त है ए और ये बाद वाला वर्त है। ये इसकी त्रिज्या है, ये बड़ा बनाएंगे क्योंकि इसकी परिधि को अपन क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या को क्या करेंगे, 3 गुना, ठीक है। अब देखिए ये मान लो 1 है, तो ये 3 गुना कितनी हो गई, 3 हो गई। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr। इसमें देखिए 2π, तो पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22/7, और r कितना है, 1 है, ठीक है। और इधर क्या है, 2 गुना 22/7 और r क्या है, 3 है। तो ये दोनों तो सेम थे, 2 इसमें भी और ये भी इसमें कैंसिल हो गए, इधर 1 बच गया, इधर 3 बच गया। तो कितना हो गया, इधर 1 आया है तो इधर 3 आया है, तो कितना चेंज हुआ है, 3 गुना हो गया। आपको दिख रहा है सामने, तो आंसर भी कितना आ जाएगा अपना, 3 गुना आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, डायग्राम के माध्यम से समझाया आपको इसीलिए, ताकि आपको सरकमफ्रेंस मतलब परिधि का भी पता लग जाए और मतलब चेंज कैसे होता है वो भी पता लग जाए। तो हो गया अपना क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन आया था, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। लंबाई दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर, ठीक है। तो ये तीनों बता दी। तो ये ऐसा डायग्राम होता है, वो क्या होता है, क्यूबॉइड, मतलब घनाभ होता है। जैसे कि ये डस्टर दिख रहा है आपको, ये भी घनाभ है, तीनों साइड अलग अलग है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए इसका डायग्राम ऐसे बनता है, 3D शेप, ठीक है, बन गया, ये बन गया। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, इस कमरे में अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। अधिकतम किस लंबाई का, अधिकतम लंबाई का, ठीक है, बांस रखा जा सकता है, उसकी हमें लंबाई बतानी है। तो देखिए कमरे में या तो आप कोई चीज ऐसे रख दो सीधी, या ऐसे रखो, ठीक है। और एक होता है कमरे के एक कोने से ऊपर से लेके नीचे वाले कोने तक कोई चीज रखोगे, तब वो सबसे ज्यादा लंबाई की होगी, ठीक है। अब देखिए इस वो होगी कितनी लंबाई की, वो लंबाई आज अपन निकालेंगे आपके सामने। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, मैथ में इस लंबाई को बोलते हैं विकिरण। क्या बोलते हैं, विकिरण। और इसका फॉर्मूला होता है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है।
अब देखिए लंबाई कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर दो। चौड़ाई कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दो। और ऊंचाई कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। तीनों को जोड़ो भाई, 144 और 81, ये तो हो गया अपना 225। 225 में 64 और जोड़ दो, 9 8 289 आ गया। ठीक है, ये रूट चल रहा है साथ में इनके। तो 289 किसका रूट? ऐसी कौन सी संख्या है जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे 289 आता है? वो संख्या होगी 17 होगी। तो 17 मीटर का ये लंबाई वाला बांस इसमें रखा जा सकता है, अधिकतम लंबाई का। ठीक है, ऐसे पता करते हैं। देखो मैथ कितनी काम की चीज है। आपको घरों के अंदर या कोई भी आप किसी से भी घुमा फिरा के पूछ लो कि भाई बता इस कोने से इस कोने तक की कितना लंबाई का कोई चीज रखी जाएगी। अगर इस रूम की लंबाई इतनी है, हाइट इतनी है, ऊंचाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो देखो कितने काम की चीज है। अपने मतलब डेली लाइफ का भी मैथ एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए। अब तो चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ये आपके सामने दो जो डायग्राम दिख रहे हैं, देखिए ये नीचे जो लिखी हुई विद्यालयों की नाम है, जैसे पी विद्यालय, क्यू विद्यालय, इधर भी ये विद्यालयों के नाम है। इधर देखिए गर्ल्स मतलब इस विद्यालय में जो लड़कियां पढ़ती है उनका परसेंटेज दे रखा है, ये जो 10 20 ये सभी परसेंटेज दे रखे हैं। इधर देखिए ये विद्यालय में जो टोटल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 1000 1500, इनका ग्राफ बना रखा है। ठीक है, ये चीजें दे रखी है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन था दो क्वेश्चन आए थे इन दोनों डायग्राम से एग्जाम के अंदर, ध्यान दे लेना। दो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, दो क्वेश्चन। विद्यालय टी में लड़कों की संख्या है क्या? पहला क्वेश्चन क्या था? विद्यालय टी में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। ठीक है, ये पूछ रहा था। अब देखिए इधर तो हमें टोटल विद्यार्थी दे दिया, इधर लड़कियों का दे दिया, तो बीच में से लड़कों के कैसे निकाले? बीच में से लड़कों को तो गायब कर दिया, वो उनका कैसे पता लगेगा? तो देखिए कैसे पता लगेगा। विद्यालय टी की बात हो रही है। विद्यालय टी में टोटल स्टूडेंट देखिए पहले तो 1250 है। ठीक है, और विद्यालय टी में लड़कियां कितनी है? 40% है। देखिए टी की तरफ 40% लड़कियां है, तो लड़के कितने बच गए भाई बताओ? टोटल 100% होता है, 40% लड़कियां है, तो 60% लड़के बच गए अपने। ठीक है, तो 1250 का 60% निकालो, पता लग जाएगा कितने लड़के थे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 125 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजो 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7, तो 750 विद्यार्थी इसमें टी विद्यालय में पढ़ते थे। पता लग गया लड़कियां तो 40% थी, तो बच गए थे 60%। और 1250 टोटल स्टूडेंट थे, उनका अपने 60% निकाल लिया, तो अपना आंसर आ चुका 750। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्यालय पी तथा क्यू में, क्या था? विद्यालय पी तथा क्यू में कुल विद्यार्थियों का औसत, विद्यालय पी तथा क्यू में मिला के कुल का औसत। देखिए विद्यालय पी में टोटल स्टूडेंट कितने थे? 2500। विद्यालय क्यू में कितने थे? 3000। तो ये देखिए औसत कैसे निकलता है। औसत किसी भी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या थी उनका भाग दे दो। जैसे 2500 और 3000 है, तो 2500 और 3000 कितने हो गए? 5500। 5500 में 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 1 बच गया और 5 आ गया, 2 संती 14, 1 बच गया, 2 पंजो 10, तो 2750 एवरेज आ चुका है विद्यालय पी और विद्यालय क्यू के विद्यार्थियों की संख्याओं का। तो ये अपना आंसर आ गया है 2750। ठीक है, ऐसे हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन 2 हुए, 2 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना पूरे वीडियो को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत चित्र प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन लिख रखा था आयत चित्र प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दे रखे थे, मतलब आयत चित्र की विशेषताएं बता रहा था, कौन सी विशेषता सही है। पहला ऑप्शन था असतत वर्गीकृत बारंबारता, वर्गीकृत बारंबारता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था अवर्गीकृत बारंबारता, अवर्गीकृत बारंबारता। और तीसरा ऑप्शन था सतत वर्गीकृत बारंबारता, सतत वर्गीकृत बारंबारता। ठीक है, और लास्ट का ऑप्शन था नन ऑल ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त सभी। अब देखिए आयत चित्र अपन बनाते हैं ऐसे। ठीक है,
अब देखिए इनमें क्या पूछ रहा है, असतत। असतत का मतलब होता है इरेगुलर, मतलब जो लगातार न चले, जबकि अचित्र तो अपने लगातार चलते रहते हैं। तो ये अपना ऑप्शन राइट गलत है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन अवर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब जो विभाजित न करे वर्ग, मतलब वर्गों में। और ये तो सीधा सा दिख रहा है अपने को, इधर अपन कोई संख्या लिखते हैं 10 20, उनको डिवाइडेशन वर्गीकृत करता है, तो अवर्गीकृत भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन ध्यान से देखिए, सतत भी होते हैं ये, वर्गीकृत भी होते हैं, और बारंबारता बटन तो ये है ही। तो तीसरा ऑप्शन अपना राइट है। चौथा क्यों नहीं होगा, क्योंकि चौथे में तो क्या लिख रखा है, ऑल ऑफ दी, जबकि ऊपर वाले दो तो अपने गलत थे, तो ये तो होने का कोई भी चांस ही नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन अपना राइट है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आप किसी प्रकार के रेशियो निकालना के अनुपात में कैसे पता लगता है, सब कुछ सीख जाओगे। तो देखिएगा वीडियो में। इधर देखिए हमें कुछ नगरों के नाम दे रखे हैं, नगरों के नाम है ABCDEF, ठीक है। इधर सेकंड वाली लाइन में उम्मीदवारों की संख्या दे रखी है, और ये संख्या लाख के अंदर है, मतलब ये है 1.25 लाख, और ये 3.14 लाख, ठीक है, और ये 1.0 लाख, ये ऐसे हैं। और ये पास और फेल का अनुपात है, मतलब इनमें से 7 अनुपात तो पास हुए थे और 3 वाले फेल के थे, मतलब इधर वाले पास के हैं और इधर वाले फेल के हैं। ये इनका रेशियो था। क्वेश्चन क्या आया था देखिए एग्जाम में, क्वेश्चन था नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। नगर ई से पास होने वालों की संख्या, ठीक है। अब देखिए नगर ई का नाम आते ही आपका फोकस ओनली नगर ई पर ही होना चाहिए, बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है। बाकी सबको भूल जाओ कि बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, 1.85 लाख, तो मैं इसको 1,85,000 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने बताया था लाख में है सभी आंकड़े। तो देखिए इधर इसमें इधर वाले पास के, इधर वाले फेल के, तो 3 वाले पास के हैं, तो 3 ऊपर लिख दो, समझ रहे हो बात को। फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 3 और 2 5, और इंटू में लगा दो 1,85,000 लगा दिया। अब इसको इससे काट दो, देखना 5 दिए 15, 3 बचे, 5 7 35, और 3 0 ये आगे लग गई। अब देखिए इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इन 0 से किया 0, फिर वापिस 0, फिर वापिस 0, फिर 3 को 7 से किया, 3 7 21, 3 3 9 और 2 11। इतने उम्मीदवार थे जो पास हुए थे, 1,11,000 उम्मीदवार इसमें पास हुए थे। फेल का निकालने का पूछता तो यहाँ पे 3 की जगह क्या रख देते, 2 रख देते, फेल का भी आ जाता। तो अपना आंसर क्या है, 1,11,000। तो चलिए इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या। परीक्षा में फेल होने वाले सर्वाधिक कौन से नगर के हैं, ये क्वेश्चन था, कौन से नगर के हैं, ठीक है। और ऑप्शन में दे रखा था F, C, B और D, ठीक है। F, C, B और D, तो इसको भूल जाओ और E वालों को भूल जाओ। इस 4 को याद रखो क्योंकि 4 ही अपने पास ऑप्शन है, बाकी से तो अपने को मतलब ही नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों का आप निकालोगे कैसे, क्या पूछा था इसने, फेल का पूछा था, ठीक है, फेल का, ठीक है। तो देखिए फेल का अपने पास का जैसे निकाला था, इस बार अपोन में फेल का रख देंगे। कैसे रखेंगे देखना, अपन ने 4 ऑप्शन आए थे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देता हूं। इसका आंसर डी आएगा, और कैसे आएगा देखना, डी पे चलेंगे तो डी वाली ये लाइन है, तो 2,27,000 स्टूडेंट थे, ठीक है। फेल वाले की तो इधर वाला पास का, उधर वाला फेल का, तो 3 आ गया फेल का, और बट्टा में इन दोनों को जोड़ के रख दो, 1 और 3 4, और इंटू में 2,27,000। अब देखो 4 से इसको काट दो, 4 पंजो 20, 2 बचे 27, 4 6 24, 3 बचे 4 7 28, 2 बचे 4 पंजो 20, और आगे 0 आ गया। 56,750 आया है। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 0 से किया 0, 3 9 पंजो 15, 3 7 21 और 1 22, 3 6 18 और 2 20, 3 पंजो 15 और 2 17। तो 1,17,250 छात्र क्या हो गए थे, डी वाले नगर में फेल हो गए थे। यही इसका आंसर आएगा। आप बाकी नगरों की भी चेक कर सकते हो, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, आप कर लेना। क्या करोगे यहाँ पर बस जैसे आपको बी नगर का निकालना है, तो यहाँ पे 3 है ही फेल का, और बट्टा में 3 और 5 8 रख देना, और इंटू में 3,14,000। ऐसे सी का इंटू में 1,08,000 रख दो, इधर 2,27,000 रख दो, आपके में 2,73,000 रख दो। ऐसे आप निकाल सकते हो। इसका आंसर क्या है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा 1,17,250, और ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है।
स्टूडेंट्स वीडियो इज ओवर। वीडियो अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। पूरा जितना भी पैटर्न आया था रेट 2015 के अंदर वो पूरा मैंने करवा दिया आज आपको। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक स्टेप अपन ने बारीक से समझी है और कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है जो कि क्वेश्चन के अंदर हो, और आपको मैंने बताया ना हो कि मतलब आंसर में कहीं भी डायरेक्ट अपन नहीं गए हैं, अपन एक एक पॉइंट वाइज गए हैं, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आई होप। तो जाइए वीडियो पूरा देखने के बाद इसको क्या कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी और एग्जाम का सोल्व पेपर लेकर आएंगे आपके लिए। तो ठीक है स्टूडेंट।